अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होती हैं और इसी तरह उनके बारे में बात करेंगे, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी देखेंगे। तो चलिए आज वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है और उसको किस बिना पे अच्छा कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अच्छी क्वालिटी उसी को कहा जाता है कि वो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे पूरा उतरे। अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है तो उसकी क्वालिटी को बुरा समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सर मैं आपको बताऊंगी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि रिक्वायरमेंट्स को अगर देखा जाए किसी भी सिस्टम की तो जर्नल जो है वो तीन टाइप की होती हैं। कौन सी? जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। जो ये रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बताती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र किस तरह से यूज़ करेगा। ठीक है, फिर आती है हमारे पास प्रोडक्ट रिवीजन रिक्वायरमेंट्स, यानी जो एक प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई चेंज आ जाए तो उसमें किस तरह से उसको हैंडल करेंगे और उसमें क्या चेंज आएंगे। ठीक है, फिर एंड में हमारे पास जो टाइप है वो है प्रोडक्ट ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स। इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है अगर उसको कोई मॉडिफाई करते हैं या अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज आता है बनने के बाद तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, या उसके अलावा अगर सिमिलरली उसमें ये भी देखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल सकती है कि नहीं। ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स बेसिकली, अगर आपने कोई विंडो के लिए बनाई है तो क्या वो मैक पे चल सकती है कि नहीं। तो चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहली जो कि थी प्रोडक्ट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जिनमें से है करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी और यूजेबिलिटी। तो चलिए आइए सबसे पहले हम करेक्टनेस के बारे में बात करेंगे। करेक्टनेस का मतलब है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो ऐसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रही हो, उसको फुलफिल कर रही हो। अगर कोई रिक्वायरमेंट कस्टमर के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रही है तो वो रिक्वायरमेंट्स करेक्टनेस में नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऐसी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करती हैं कि जो फंक्शन जो रिक्वायरमेंट यानी जो फंक्शन हम किसी सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको उसी तरह परफॉर्म करे। उसमें कोई परफॉर्म करते वक्त उसमें कोई एरर ना आए, कोई बग्स ना आए, वो सही से परफॉर्म करे। ठीक है, तो इसमें इनको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या वो एट्रीब्यूट्स कहेंगे जो डिटरमिन करते हैं कि एक जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कितने यूज़ हो सकते हैं उसमें। ठीक है, रिसोर्सेज में हमारे पास रिस्पांस टाइम मेनली आता है कि एक सिस्टम कितनी देर में, अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है तो वो कितनी देर में एक वेब पेज कितने सेकंड्स बाद लोड होगा। ठीक है, कितनी देर बाद वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो इसको एफिशिएंस कहेंगे। अगर वो जल्दी लोड कर रहा है इसका मतलब कि आपका सिस्टम एफिशिएंट है। ठीक है, इससे हम बात करेंगे इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी वो एट्रीब्यूट है जिससे डाटा से रिलेटेड है कि जो आपका डाटा है वो सिक्योर हो। ठीक है, इसमें डाटा में हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आ जाती है कि आपका जो डाटा है अगर कोई लॉगिन पासवर्ड है तो वो सिक्योर हो, ये ना हो कि कोई भी इजीली उसको हैक कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी जो है वो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड है कि यूज़र कितनी आसानी से एक सिस्टम को यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इसमें हमारी यूज़ेबिलिटी आ जाती है। ये ना हो कि यूज़र कुछ करना चाहे और उसको कोई बटन मिले ही ना, क्योंकि वो बटन छुपा हुआ है या उसका कलर सही नहीं है, वो विज़िबल नहीं है, तो ये यूज़ेबिलिटी में हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिवीजन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। प्रोडक्ट रिवीजन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि ऐसे एट्रीब्यूट जो डिटरमिन करें कि अगर कोई बग उसमें आ जाता है जैसे कि बनने के बाद, ऐसे यानी कोई चेंज आ जाता है तो उसको कितना अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मेंटेनेबिलिटी कहेंगे। यूजुअली मेंटेनेबिलिटी प्रोडक्ट बनने के बाद होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसको मेंटेन करना होता है थ्रू आउट इस लाइफ साइकिल। उसमें कोई भी चेंज आ सकता है, कोई भी बग आ सकता है, तो उसको फिक्स करना टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल चलती रहे। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एट्रीब्यूट होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कितनी एफर्ट रिक्वायर चाहिए एक मतलब मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेशनल सिस्टम को। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास टेस्टेबिलिटी आ जाती है। टेस्टेबिलिटी यानी कि जो सिस्टम है वो कितना अच्छा बना हुआ है कि वो इसकी टेस्टिंग पॉसिबल है। उन रिक्वायरमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
ये ना हो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो जो टेस्टेबल ही ना हो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है जो टेस्टेबल हो सकें। यानी अगर आपने किसी पेज का रिस्पॉन्स टाइम देखना है, तो आप उसको ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा मैं अगर ये 2 सेकंड बाद पेज लोड होना चाहिए, तो यू कैन नोट टाइम कि हाँ, ये 2 सेकंड बाद ही लोड हो रहा है, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेस्टेबल हों। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ट्रांज़िशन रिक्वायरमेंट्स में। ट्रांज़िशन रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बात की थी पोर्टेबिलिटी की, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर चल सकती है आपकी एप्लीकेशन, तो दूसरे पे भी चल सकती है कि नहीं। तो ये जो वाली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये ट्रांज़िशन रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। सबसे पहले उसमें बात करेंगे हम पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी बेसिक एक्चुअली ये डिफ़ाइन करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि एक सिस्टम दूसरी मशीन पे कितनी ईज़िली जो है चल सकता है, कितनी ईज़िली एक्सेसिबल है। ठीक है, उसमें हम बात कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सिस्टम विंडो के लिए स्पेसिफिकली बनाया है, तो क्या वो सिस्टम ओएस पे भी चल सकता है आपका, यानी सॉफ्टवेयर जो है सॉरी, क्या वो ओएस पे भी चल सकता है या नहीं? अगर आपने उसको कहीं शिफ्ट करना हो, तो उसको आप इज़िली शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? इसी तरह रीयूज़ेबिलिटी भी इसी से रिलेटेड है। यूज़ेबिलिटी बेसिकली अगर आपने कोई लॉगिन का मॉड्यूल बनाया है, तो अगर आपने फ्यूचर में कोई उसी में आपको लॉगिन का मॉड्यूल चाहिए, तो आप उस मॉड्यूल को रीयूज़ कर सकें, व्हिच विल ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट है वो सेव होगी। रीयूज़ेबिलिटी में हमारे पास यूजुअली जो है बैकएंड की कोडिंग आ जाती है कि आप कोडिंग इस तरह से करें कि वो कोड जो है वो रीयूज़ेबल हो फ्यूचर में, ताकि आपके फ्यूचर में जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट बच सके, टाइम बच सके। ठीक है? फिर हमारे पास आता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाता है कि ऐसे डिटरमिन करना कि कितनी एफर्ट चाहिए टू कपल वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, अगर आपने एक सिस्टम बना दिया है, तो मतलब वो दूसरे सिस्टम पर भी ईज़िली ऑपरेटेबल है कि नहीं? मतलब जो इसका मेन मकसद था, ऊपर हमने देखा पोर्टेबिलिटी यानी यूज़ेबल है कि नहीं, इंटरऑपरेबिलिटी कि डाटा एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर ओएस पे बनाया है, तो क्या वो विंडो के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर सकता है ईज़िली या नहीं? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है या नहीं? तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी होती हैं। इसको हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है? अब हम बात करेंगे कुछ प्राइमरी सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स की, जिसमें हमारे पास मेन जो चीज़ आती है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स जो मेन प्राइमरी ज़रूरी हैं, उनमें से हमारे पास आती हैं करेक्टनेस, इंटेग्रिटी, मेंटेनेबिलिटी और यूज़ेबिलिटी। यानी कि करेक्टनेस होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, उसके अलावा इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि डाटा सिक्योर होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए इवन आफ्टर जब भी प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद भी, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट यूज़ेबिलिटी कि कस्टमर उसको ईज़िली या एंड यूज़र जो भी है उस प्रोडक्ट का, उसको वो ईज़िली उसको यूज़ कर सके। ठीक है? तो अब इनमें से कुछ हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, जिसमें से एक है कंसिस्टेंसी। ठीक है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो 2 सिस्टम के जो डिस्क्रिप्शन है वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन की हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हों दूसरे सिस्टम के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहें थ्रू आउट द प्रोसीजर। अगर प मेन जो है इसका ये है कि अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट बना दी है, तो वो अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ कंसिस्टेंट रहे। ये ना हो कि आप करते वो रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो जाए, जो कस्टमर ने बताई थी वो रहे ना। क्योंकि ऑब्वियसली मेन गोल जो प्रोडक्ट का होता है उसका सक्सेसफुल होने का, कि कस्टमर को सैटिस्फाई करना। अगर कस्टमर ही सैटिस्फाई नहीं हो रहा, तो आपकी प्रोडक्ट एज़ अ फेल कंसिडर होगी। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कंप्लीटनेस पे। अब कंप्लीटनेस की जब बात आती है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे देखना चाहिए कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो सिस्टम डिस्क्रिप्शन में लाज़मी हो। अगर वो सिस्टम डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने कंप्लीटनेस को नहीं किया, आपने उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। तो ऑब्वियसली वही बात है कि ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो उस तरह से मेट नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो वो प्रोडक्ट एज़ अ फेल कंसिडर होगी। ठीक है? और इसमें मोर डिफ़िकल्ट टास्क की जो कंसिस्टेंसी है उसको शो कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कंप्लीटनेस की बात करें, तो कंप्लीटनेस कंसिस्टेंसी से ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि एक रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट तो रह जाती है, लेकिन अगर उसमें कंप्लीटनेस ही नहीं है, तो फिर वो ये इसलिए ये काम ज़्यादा मुश्किल है कि एक रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली उसको इम्प्लीमेंट करना सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे जो मेन था वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बारे में, कि वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन अगर हम सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो किस तरह से कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बेसिकली पूरे ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होती है उसकी टेस्टिंग होती है।
वैलिडेशन क्या होता है कि वैलिडेशन में जो एक मेथड है वैलिडेशन बेसिकली टू चेक कर डाटा को चेक करना कि जो आप अपनी प्रोडक्ट का जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो इसलिए एंटर कर रहे हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स, टू चेक के वेदर अगर आपने 2+2 दिया है तो वो 4 ही आया, अगर वो 4 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट में मसला है, उसको ठीक करें। तो यानी कि ऑल्सो टू फाइंड आउट द एरर्स एंड टू नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप उस एरर को सॉल्व करें। ठीक है, वैलिडेशन रूल यही है कि जो भी डाटा टेस्ट करना है मतलब वैलिडेशन रूल इसके वर्ड द डाटा इज टू टेस्ट अगेंस्ट, यानी कि इसके अगेंस्ट डाटा को टेस्ट कर रहे हैं। अगर डाटा फेल हो जाता है टू मीट द क्राइटेरिया तो एरर मैसेज भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉगिन का पासवर्ड गलत लिखा है तो एरर आना चाहिए, दैट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली अपना आपका जो टेस्ट केस था वो सक्सेसफुल हुआ। अगर एरर नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में मसला है, क्योंकि गलत पासवर्ड लिखने पे एरर आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें टेस्ट करने के लिए वैलिडेशन को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे वैलिडेशन की टाइप्स की। वैलिडेशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्रेजेंस चेक होगी, प्रेजेंस चेक में बेसिकली देखते हैं कि जो डाटा है वो एंटर भी हुआ है कि नहीं। अगर एंटर नहीं हुआ तो फिर भी उसको एरर देना चाहिए, और अगर एंटर किया है कि नहीं ये भी चेक करते हैं। मतलब कुछ अगर आपने लॉगिन में देखा है एरर देना चाहिए कि डाटा एंटर आपने पासवर्ड एंटर ही नहीं किया। ठीक है, तो ये मेक श्योर तो इसमें हम चेक करते हैं कि हमने डाटा एंटर नहीं किया या किया है तो कोई मसला आता है कि नहीं आता। फिर दूसरा आता है रेंज चेक करना। रेंज चेक जो है वो यूजुअली पासवर्ड में ज़्यादातर चेक किया जाता है कि अगर 8 से कम उसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, उसको एरर देना चाहिए, और 8 से ज़्यादा उसको एरर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल एक रेंज है उसकी। मोस्टली जो रेंज है वो ये भी देखा जाता है कि अगर आपने यूज़र नेम में सिर्फ कैरेक्टर्स सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देने हैं, आप नंबर नहीं दे सकते, तो ये चेक करने के लिए भी रेंज चेक यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास दूसरा आता है फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक में हम चेक करते हैं कि डाटा जो फॉरवर्ड फॉलो कर रहा है करेक्ट पैटर्न के नहीं। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले हमारे पास डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो ये फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पे उसको एरर देना चाहिए। तो इसलिए भी हम वैलिडेशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा लेंथ चेक भी करते हैं कि करेक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर हुए हैं कि नहीं, से रिलेटेड टू रेंज चेक एज वेल, कि जैसे मैंने बात की थी कि 8 से कम है तो उसकी लेंथ कम हो गई। अगर 8 से ज़्यादा की मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि उसकी लेंथ सही है। तो ये चीज़ें भी चेक करना वैलिडेशन में आती है। इसी तरह हमारे पास आता है लिस्ट लुकअप चेक, कि यानी कि जो डाटा है अगर हमने लिस्ट फॉर एग्जांपल कोई लिस्ट बनाई हुई है टू चूज़ एक आइटम हमने चूज़ करनी है, तो क्या वो लिस्ट से ही चूज़ हुई है या वैसे ही एंटर हो सकती है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट लुकअप चेक। फिर हमारे पास आती है क्रॉस फील्ड चेक। क्रॉस फील्ड में ये होता है कि 2 फील्ड जो हैं वो एंटर करेक्टली हुए हैं कि नहीं। मैं आपको आसान एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपने लॉगिन करना है तो उसमें हमारे पास 2 चीज़ आती है, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड। तो टू मेक श्योर कि पासवर्ड भी करेक्ट हो और यूज़र नेम भी करेक्ट हो तभी लॉगिन हो। अगर इनमें से एक भी इनकरेक्ट है तो लॉगिन नहीं होगा। तो इसमें हम क्रॉस फील्ड चेक इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है चेक डिजिट। मेक श्योर करना कि जो लॉन्गर नंबर्स हैं वो सही से करेक्ट है, मतलब एंटर सही से हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल है बार कोड। बार कोड जो है उसमें लास्ट डिजिट जो वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो होते हैं उनको भी चेक करने के लिए हम चेक डिजिट यूज़ करते हैं। अब वैलिडेशन में अगर हम देखें तो वैलिडेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो डाटा एंट्री हम करते हैं, कोई भी डाटा एंटर करते हैं टू चेक एरर्स, तो वो उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं करते एंट्री एरर्स को। क्यों, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है किसी को आईडी देने के लिए, गूगल आईडी देने के लिए। ठीक है, अब वैलिडेशन क्या करेगा, वो सिर्फ फॉर्मेट देखेगा कि उसने 18/2/1991 लिख दिया है, विच इज़ करेक्ट फॉर्मेट। लेकिन 1991 इज़ नॉट अ राइट एज, वो इसलिए क्योंकि फिर वो छोटा है, बहुत छोटा है, उसको आईडी नहीं दे सकते। तो इस वजह इसको मेक श्योर करने के लिए वैलिडेशन नहीं वेरिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो वेरिफिकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से। वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि वेरिफिकेशन ये है कि प्रोसेस ऑफ प्रूफिंग द डाटा। जैसे मैंने ऊपर बात की कि डाटा, अब उसमें फॉर्मेट में कोई एरर नहीं था, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो डाटा करेक्ट नहीं था। ठीक है, वो डाटा करेक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें जो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ थी, सॉरी, वो 1991 अलाउ नहीं होनी चाहिए थी उसको।
अगर 1991 है तो वहाँ पे भी उसको एरर डिस्प्ले करना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल कि आप अकाउंट बना सकें। तो इसको मेक श्योर करने के लिए वेरिफिकेशन यूज़ होती है। और इसी तरह के अगर प्रूफ रीडिंग, अगर आप इसमें प्रूफ रीडिंग भी यूज़ करते हैं या डबल डाटा एंट्री भी यूज़ करते हैं, टू टू पास वेरिफिकेशन, जो हम आजकल यानी मोबाइल नंबर के थ्रू भी पासवर्ड को आइडेंटिफाई वेरीफाई लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह डबल डाटा एंट्री यही होती है कि जहाँ एंटर डाटा जो है वो 2 दफ़ा सिस्टमैटिकली एंटर किया जाए, देन वेरीफाई किया जाए टू मेक श्योर कि बोथ एंट्रीज़ आर सेम। ये ये तो था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आई हो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है और उसमें की डिफरेंट कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।